हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 8 दिसंबर 2019 को। और इससे पहले हमने कई सारे सी टेट के प्रीवियस पेपर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक कर बाकी के जितने भी मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर कराए हैं वो सभी देख सकते हैं। और साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी है ये सभी मैंने पढ़ाई है। और आपकी 6th, 7th और 8th की जो एनसीईआरटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सी टेट के लिए। सी टेट में उससे बाहर कुछ नहीं आता है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा रही हूँ, तो मैं हर क्वेश्चन का बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपकी कौन सी एनसीईआरटी में से आया है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है सी टेट के सोशल साइंस में। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे वो सभी आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पक्का करना पड़ेगा। और पक्का करने के लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। आप पहले किसी चैप्टर की वीडियो देखिए, फिर उसको अपनी बुक में निशान लगा लीजिए और उसके बाद उसी चैप्टर के आप शाम को क्वेश्चन आंसर देखिएंगे तो एक दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। 2 महीने में 101% आपकी पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी 6th, 7th और 8th की। बशर्ते आपको 1 डे 1 चैप्टर का टारगेट रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इधर उधर नोट्स खंगालने की या कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए। और ऐसा नहीं है एनसीईआरटी केवल सीटेट में काम आएंगे। आप कहीं भी टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम देंगे वहां पर आपको एनसीईआरटी में से ही देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी तो आपको फिर भी पढ़नी है। आप किसी भी चीज की तैयारी कर लीजिए, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आगे जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होंगे आपको सभी में वो एनसीईआरटी हेल्प करेगी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत, देखो ये भारत है, भारत पर अपने नियंत्रण को समाप्त किया। जब 1857 का विद्रोह हुआ और 1857 के विद्रोह में लगभग लास्ट तक अंग्रेज हार चुके थे और कुछ गलतियां भारतीयों की तरफ से हुई कि वो अंग्रेजों को हराने के बाद ये समझने लगे, उन्होंने ये सोच लिया अपने मन ही मन कि अंग्रेजों के अब पैर कितने हैं वो तो अब नहीं टिक पाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, ये अपने दुश्मन को कमजोर मानने की उन्होंने गलती की और जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। और खामियाजा ये हुआ कि अंग्रेज कुछ दिन चुप रहे और बाद में उन्होंने इंग्लैंड से सेना मंगा के और अपने शासन को और मजबूत बना के वापस से सभी स्टेट पे अटैक कर लिया। जो जो भारतीयों ने अंग्रेजों से छीन लिए थे उन सभी राज्यों को पर दोबारा अटैक करके और दोबारा भारत को अपने अधीन बना लिया। तो 1857 में कई सारी गलतियां हुई जिनकी वजह से आजादी आते आते हमारे हाथों से फिसल गई। अब देखिए किस तरह से उन्होंने विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपना नियंत्रण किया, मतलब दोबारा अपना नियंत्रण कैसे स्थापित किया था वो देखेंगे। और ये आपका आया है 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5। पहला है तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारी को सुरक्षित करके। ठीक है, अधिकारों है, ये गलती से टाइप हो गया है। तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करके। दूसरा है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर तथा भारतीय मामलों में ज्यादा बेहतर ढंग से जो मामले हैं उनको संभाला जा सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यही सही हो जाएगा। देखिए 1857 से पहले जो शासन चल रहा था वो कंपनी चला रही थी। हमारे भारत पर जो शासन चल रहा था वो कंपनी का चल रहा था। और 1857 के बाद जब महारानी विक्टोरिया को पता चला कि इस तरह से वहां पर संग्राम चल रहा है, विद्रोह चल रहा है भारत में, तो रानी विक्टोरिया ने जो भारत की शासन सत्ता थी वो अपने हाथों में ले लिए। और एक शब्द भी कहा जाता है कि 1857 के बाद जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन का था। ब्रिटिश क्राउन माने मुकुट, है ना। तो ब्रिटिश क्राउन का मतलब हो गया ब्रिटेन की महारानी का था। ठीक है, 1857 से पहले कंपनी और 1857 के बाद महारानी के हाथों में आ गया था। और महारानी ने बहुत सारे बदलाव किए शासन में जिससे अंग्रेज और 100 साल के लिए यहाँ पर रह सके। और उन्होंने क्या किया कि भारतीयों के धर्म में कोई भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना और जो
पहले क्या था, दत्तक पुत्र वाला कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी के अपना खुद का बेटा नहीं है तो उसकी संपत्ति को हड़प लेते थे। तो वो वाली सारी नीतियां उन्होंने खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप दत्तक पुत्र भी रख सकते हो अपना, बहुत सारी छूट उन्होंने दे दी और उसी के बल पर वो 100 साल और टिक पाए हमारे भारत में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? पहला है जनता को मतदान का अधिकार, दूसरा है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, तीसरा है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, चौथा है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी या सहभागिता। एक ही बात है दोनों का मतलब। तो लोकतंत्र की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन है फोर्थ, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कि जनता चुनाव द्वारा अपने किसी, जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, जनता चुनती है अपने किसी नेता को, वोट डाल के आती है और किसी नेता को चुनती है। वो नेता संसद में बैठकर उस जनता के बारे में, जिस स्टेट से या जिस स्थान से वो है, उस स्थान के क्षेत्र के विकास के बारे में या उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में संसद को बताता है और वहां से उसके लिए फंड वगैरह मिलता है जिससे उस एरिया का विकास होता है। ठीक है, या नई नई योजनाएं आती हैं जिससे उस एरिया का विकास होता है। ये लोकतंत्र होता है। ठीक है, जबकि ये ऑप्शन क्या कह रहा है? ये ऑप्शन कह रहा है कि जनता खुद ही अपने निर्णय खुद लेती है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से लेती है। अगर प्रत्यक्ष रूप से लेगी का मतलब है कि जिस भी व्यक्ति को जो भी समस्या लगेगी वो जाके बोल देगा कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है और आप इसका निराकरण करो। ठीक है, संसद में खड़े होके वो अपने लिए खुद कानून बनाएगा। प्रत्यक्ष भागीदारी का तो मतलब हो गया ना कि जो भी समस्या है, जो भी चीजें हैं, व्यक्ति खुद खड़ा होकर वहां अपनी समस्या को बता रहा है, प्रत्यक्ष बात कर रहा है। प्रत्यक्ष माने आमने सामने। ठीक है, वो जिसकी समस्या है वो खुद बता रहा है। तो देखो हमारा भारत इतना बड़ा है, प्रत्यक्ष तो संभव ही नहीं है और किसी भी देश में नहीं होता है। ये तो हर देश में जो लोकतंत्र का तरीका है वो यही है कि जनता अपने नेता को चुनेगी और नेता क्या करेगा, जनता की जो आवाज होगी उसको रखेगा। ठीक है, सरकार के सामने कि भाई हमारे जो क्षेत्र है इसमें इस चीज की कमी है या ये विकास होना है या कोई भी फैसिलिटी जो नहीं है, जैसे स्कूल है या किसी की भी फैसिलिटी नहीं है, वो रखेगा। ठीक है, नेता रखेगा इन सारी चीजों के। लेकिन ऑप्शन कह रहा है कि जनता खुद रखती है अपनी बात को सरकार के सामने। तो जनता खुद नहीं रखती है, किसके थ्रू रखती है? नेता के थ्रू रखती है। ठीक है, तो जनता की जो भागीदारी है लोकतंत्र में वो अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब है, प्रत्यक्ष तो वो चुनाव करती है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से चुनते हो ना, आप अपनी वोट डालते हो, यानी कि आप स्वयं अपनी वोट डाल रहे हो, तो आप प्रत्यक्ष रूप से नेता को चुन रहे हो। और नेता क्या करेगा? नेता आपके लिए काम करेगा उस क्षेत्र से रिलेटेड जिस क्षेत्र का वो नेता है। ठीक है, जबकि ऑप्शन कह रहा है कि आप खुद ही निर्णय लेते हो, सारी चीजों में खुद ही शामिल होते हो। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। और ये जो क्वेश्चन आया है आपका 53 वाला, ये आया है 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी और ये आया है चैप्टर नंबर 1 से। और जबकि आपका 32 वाला आया है 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है सरकार। ठीक है, उसमें सरकार में ही छोटी सा एक हेडिंग बनाया हुआ है लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अपील प्रणाली या पौनवादिक प्रणाली किसे कहते हैं? पहला है, देखो अपील प्रणाली क्या है? अपील प्रणाली का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी आप मुकदमा कहीं भी किसी भी कोर्ट में डालते हैं, जब भी आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या आपके साथ कोई अपराध हो रहा है, ठीक है, दो ही कंडीशन में आप कोर्ट के पास जाते हो। जब आपसे कोई आपका घर, मकान, जमीन, जायदाद छीन ले, ठीक है, या उस पर कब्जा करके बैठा है, आपको उसने नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके अधिकारों का हनन है। आपका अधिकार है लेकिन छीन लिया उसने। दूसरा होता है आपके साथ कोई भी अपराध हो रहा है। अपराध किस तरह से? आपके साथ चोरी, डकैती, मारपीट, ठीक है, आपकी हत्या, इस तरह का कुछ भी आपके परिवार के साथ हो रहा है, तो वो किस श्रेणी में आता है? वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो दोनों ही चीजों में आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर करेंगे और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ठीक है,
तो डायरेक्ट आप उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाते, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं, पास में जो थाना होगा उसमें रिपोर्ट लिखेंगे अगर आपके साथ कुछ अपराध हो रहा है और अगर अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी कि आपकी कोई जमीन जायदाद को गैर कानूनी तरीके से छीन रहा है या अपना कब्जा कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, याचिका डालेंगे कोर्ट में। ठीक है, तो आपके स्थानीय जो कोर्ट होगी, आपके शहर में जो कोर्ट लगती होगी, ठीक है, उसमें आप अपना मुकदमा दायर करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं कि अपील प्रणाली किसे कहते हैं, अपील प्रणाली क्या है। ठीक है, आपने मुकदमा दायर कर दिया, आपने अपने सबूत पेश कर दिए और अदालत ने आपको अपना फैसला सुना दिया। अगर आप अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं, आपको लग रहा है कि जो आपको निर्णय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जैसे आपकी कोई जमीन पर कब्जा कर लिया तो आपको वो जमीन वापस चाहिए थी, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है उसने ज्यादा सबूत दे दिए और कोर्ट ने वापस से उसको ही दे दी वो जमीन, क्योंकि कोर्ट तो सबूत और दलीलों के आधार पर अपना निर्णय देती है, अपना डिसीजन देती है। तो आप केस हार गए, तो आपको पता है कि आप सही हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, उस आदेश को मानने से इनकार करेंगे और आप क्या करेंगे, ऊपर वाली अदालत में जाएंगे। ठीक है, और निचली अदालत के बाद ऊपरी अदालतों में जाएंगे, फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे जो पूरे स्टेट की एक ही होती है, उसमें मुकदमा दायर करेंगे। उसके बाद आप अगर आपको सही निर्णय नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जैसे आपका नाम किसी मर्डर केस में आ गया कि आपने उस व्यक्ति का मर्डर किया और आपने मर्डर नहीं किया है, निचले वाली दोनों अदालतों ने आपको मुलजिम करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन जब आप उच्च न्यायालय में गए और आपने पूरे सबूत इकट्ठे करके न्यायालय को दिए तो न्यायालय ने पाया कि हाँ वाकई में आपने उस व्यक्ति की हत्या नहीं की थी, तो वो आपको बरी कर देगी। तो ये जो प्रक्रिया है, जब आप निचली अदालत में मुकदमा लड़ रहे हैं और आप उस अदालत के निर्णय से खुश नहीं हैं, यानी कि आप उस अदालत के निर्णय से संतोष नहीं है, आपको पता है कि आपके पक्ष में ये चीज नहीं ली गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर की अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं। ऊपर की अदालतों से आग्रह कर सकते हैं कि भाई निचली वाली जो अदालत थी, जो हमारे शहर की अदालत थी या जो हमारी जिले की अदालत थी, उसने हमें सही फैसला नहीं सुनाया है, जबकि हमने ये हमारे लिए जो फैसला है वो इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है, तो अदालत आपके मुकदमे को सुनेगी। अब ऑप्शन देखते हैं। देखो अब मैंने आपको पूरा बता दिया है, तो आपके ऑप्शन एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है पहला, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ, ठीक है, उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। यही बात मैंने अभी आपको इतनी देर से समझा रही थी ना, कि निचली अदालतों के आदेश के खिलाफ, या फिर आपको आदेश पसंद नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, ऊपर की अदालत में जाएंगे। उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, ये क्या है, ये अपीली प्रणाली है। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। देखिए ये आपका आया है 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है भारत। पहला है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां हैं मौजूद हैं। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद हैं। पश्चिम, देखिए ये पठार कहां से कहां तक है, ये आपका पठार है, इस तरह का है, मतलब इतना है ये पठार। ठीक है, इस तरह का पठार है ना, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो इधर की तरफ है, मेघालय की तरफ है ना, कुछ हिस्सा इसका इधर की तरफ है। और ये इस तरह का इसलिए है, देखिए ये इस तरह का इसलिए है क्योंकि जो ये नदियां आ रही हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्होंने इसको कहीं ना कहीं काट दिया है, जो डेल्टा बन रहा है उसकी वजह से। तो इसका कुछ पार्ट इधर है और कुछ पार्ट इसका दक्षिण के पठार का इधर है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है इसके पश्चिम में, तो इसका पश्चिम भाग हो गया ये। ठीक है, इसके पश्चिम में कौन सी नदियां बह रही हैं, इसके पश्चिम में बह रही है महानदी और कृष्णा नदी। तो इसके पश्चिम में नहीं बह रही है, इसके कहा बह रही है, इसके पश्चिम में नहीं बह रही है, इसके पूर्व में बह रही है। ठीक है, देखो मान लीजिए ये जो ये वाला पठार है, ठीक है, इस तरह का है ये पठार, इसका कुछ हिस्सा इधर है और थोड़ा सा हिस्सा इधर है, तो इसके पश्चिम में नहीं है, इसके पूर्व में है। महानदी कहाँ है, महानदी ये छोटा नागपुर की श्रेणियों से निकली है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार की श्रेणियों से, झारखंड के लगभग है। ठीक है, झारखंड से निकली है जो आपकी महानदी है। ठीक है, और वहीं अगर हम कृष्णा की बात करें तो कृष्णा जो है महाराष्ट्र से निकली हुई है और वो इस तरह से जा रही है। ठीक है, और ये जो है महानदी ये इधर है।
तो ये दोनों नदियां जो हैं ये कहाँ हैं, ये आपके हैं इस पठार के पूर्व में। कहाँ है, पूर्व में, जबकि इसमें क्या दे रखा है, पश्चिम में, तो इसलिए हो जाएगा गलत। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, एक मिनट। अब देखिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 35 वाला हो जाएगा, और 35 का ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। ठीक है, किसके बारे में सही है, अफ्रीका के बारे में सही है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सही है। पहला है, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। किससे अलग करता है, ये इसको एशिया से अलग करता है। दूसरा है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तीसरा है, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। चौथा है, गोबी पर्वत गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। तो ये जो आपका आया है अफ्रीका वाला, ये आया है आपकी 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर का नंबर है पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में कौन कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकाल लेंगे मैप आपका। देखिए किसके बारे में पूछा है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पूछा है। अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कौन कौन सा कथन सही है वो हम देखते हैं। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कि इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है। ठीक है, यूराल पर्वत कहाँ है आपका, यूराल पर्वत है ऊपर की साइड। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप ये रहा। ठीक है, थोड़ा फीका सा जो कलर है, व्हाइट, थोड़ा मिट्टी वाला जो कलर है, भूरा सा जो कलर है, ये है आपका अफ्रीका। आपको आराम से दिख रहा होगा कि अफ्रीका कौन सा है। ठीक है, और यूराल पर्वत कहाँ है, यहाँ है। तो अफ्रीका का यूराल पर्वत से कोई लेना देना है नहीं, तो ऑप्शन नंबर पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा है, अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण गोलार्ध में है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में देखो ये आपकी होगी इक्वेटर, बीच वाली जो है ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर के पूर्व में इसका ज्यादा हिस्सा है दक्षिण के मुकाबले। आप ही देख लीजिए, आप देख लीजिए कि एक मिनट, देखिए आप ही देख लीजिए कि ये विषुवत रेखा है। ठीक है, अब इससे ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा है या इससे नीचे वाला हिस्सा ज्यादा है, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा है ना, दिख रहा है ना आपको, देखो ये इधर से भी निकला हुआ है थोड़ा सा, तो ये ज्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि दक्षिण गोलार्ध में इसका अफ्रीका का जो पार्ट है वो ज्यादा नहीं है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है। चौथा है तीसरा है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजरती है। तो देखो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कर्क रेखा तो ये वाली हो गई, ठीक है, और विषुवत रेखा ये वाली हो गई, और मकर रेखा ये वाली हो गई। और देखिए और कोई भी महाद्वीप ऐसा नहीं है जहां से तीनों रेखाएं गुजरी है। अगर हम एशिया की बात करें तो केवल कर्क रेखा गुजरी हुई है, वो भी हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है कि ये छोटा सा हमारा भारत है। ऑस्ट्रेलिया में एक है, दक्षिण अमेरिका में 2 है, उत्तरी अमेरिका में 1 है। ठीक है, और यूरोप में कोई भी आपकी लाइन नहीं है ना। तो आपको समझ आ गया ना अफ्रीका के बारे में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सीटेट के पेपर पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो हो गया सॉरी, तो इसका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्यों होती है। जो आंध्र प्रदेश है, जो तमिलनाडु है, उसमें शरद ऋतु में बारिश क्यों होती है, उसका क्या कारण है। पहला है, पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरा है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। तीसरा है आपका, पवनें अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। चौथा है, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, पवनें कहां से, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं। कहां से, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती हैं, यानी कि चलती हैं। पवनें कहां से कहां तक चलती हैं,
बंगाल की खाड़ी से, देखिए एक मिनट, मैप देखो, हर चीज के लिए मैं मैप इसलिए उठा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बिना मैप के अगर आप दिमाग में रख भी लेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा देर रहेगा नहीं। देखो ये हो गया अरब सागर, ये हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो जो पवने हैं वो इस तरह से चलती हैं, ठीक है, इस तरह से चल रही हैं। कब चल रही हैं इस तरह से? ये चल रही हैं आपकी शरद ऋतु में, ठीक है। और इन पवनों के कारण ही आंध्र प्रदेश में और आपके तमिलनाडु में बारिश होती है, ठीक है। शरद ऋतु में शरद का मतलब हो गया नवंबर के आसपास का जो टाइम होता है, अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के आसपास का जो टाइम होता है उसको हम शरद ऋतु बोलते हैं, या शरद ऋतु तब ही आती है, उस टाइम पे आती है। तो उस टाइम पे जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है कि पवने कहां से कहां तक चलती हैं? अरब सागर से, ये रहा अरब सागर, अरब सागर से और आपके बंगाल की खाड़ी तक चलती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा, ये हो गया था आपका, और ये वाला भी हो गया। ये वाला क्या हो गया कि जो पवने हैं, थ्री ऑप्शन हो गया, पवने अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन बृहंशोद पर्वत है? देखो बृहंशोद पर्वत किस तरह के पर्वत होते हैं? बृहंशोद पर्वत होते हैं जब कोई भी पृथ्वी का खंड, ठीक है, ऊपर उठ जाए या नीचे धस जाए, वो उससे जो पर्वतों का निर्माण होता है उसको हम बोलेंगे बृहंशोद पर्वत, ठीक है। पृथ्वी की उथल पुथल के कारण जो जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको हम बोलते हैं बृहंशोद पर्वत, ठीक है। ये पर्वत किस तरह के होते हैं? मान लीजिए ये समतल जमीन है, या तो जमीन का एक हिस्सा, मान लीजिए पूरा की पूरा हिस्सा ऐसे उठ जाए, ठीक है, या फिर कोई एक हिस्सा ऐसे की ऐसे नीचे धस जाए, ठीक है। अगर ये धस जाएगा तो इस तरह से दिखेगा ना ऊपर से, तो या तो धस जाए या ऊपर उठ जाए। इस तरह के जो पर्वत होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? वो आते हैं बृहंशोद श्रेणी में। तो इसका जो सही उदाहरण है वो देख लेते हैं। पहला है वलसेज पर्वत, दूसरा है हिमालय, तीसरा है अल्पसियन पर्वत और चौथा है यूराल पर्वत। अभी जो मैंने वर्ल्ड मैप आपको दिखाया था उसमें ये सारे पर्वत दे रखे हैं और उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसी मैप से पूछा गया है। मैप को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, मैप को बिल्कुल भी मत छोड़ना, अच्छे से सारे मैप कर लेना। चाहे एनसीईआरटी उसकी डिटेल मांग रही है या नहीं मांग रही है, लेकिन आपका जो सीटेट का एग्जाम होगा ना वो मांगेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वलसेज पर्वत। और ये जो बाकी के जितने भी तीनों पर्वत हैं ये किसके उदाहरण है? ये बलित पर्वत के उदाहरण है। और बलित पर्वत कैसे होते हैं आपके? बलित पर्वत इस तरह के होते हैं, ठीक है, इस तरह के बलित पर्वत होते हैं, मतलब ऊपर से कैसे होते हैं, वो थोड़े से गोल से होते हैं, ठीक है, इस तरह के होते हैं बलित पर्वत। हमारा हिमालय किस तरह का है? इस तरह की है ना, हिमालय की जो चोटियां हैं वो किस तरह की हैं? इस तरह की हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो ना कि ऊपर उठा और ऊपर से थोड़ा सा गोल, ठीक है। जबकि बृहंशोद पर्वत कैसे होते हैं? वो गोल नहीं होते हैं, वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं? चप्टे होते हैं। और बलित पर्वत कैसे होते हैं? वो गोल होते हैं। बलित पर्वत का ये उदाहरण है। कौन कौन सा है? हिमालय, यूराल पर्वत और अल्पसियन पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39 क्वेश्चन नंबर। कथन है ए, देखो कथन है ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है वो देखते हैं। कारण बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कथन है वो कारण की व्याख्या आपकी कर रहा है। और ये आया है आपका 6 क्लास की एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर पहला ही है जिसमें पृथ्वी के बारे में भी कुछ चीजें दे रखी हैं और चंद्रमा के बारे में भी बता रखा है, ठीक है। सभी ग्रहों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इसमें चैप्टर में दे रखी है। और ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40। कार्यांतरित शैल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है ए, आग्नेय और अपसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कार्यांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है कि जब अग्नीय सेल और अपसादी सेल क्या है? जब उच्च ताप और दाब के कारण, ये जो प्रक्रिया है ये हजारों वर्षों में होती है, ठीक है, एक आध दिन में नहीं होती है। कभी आप सोच के बैठे कि एक दो दिन में जो
अग्नीय सेल है वो अपसादी सेल में परिवर्तित हो जाएंगे, या अपसादी और अग्नीय किस में परिवर्तित हो जाएंगे, आपके कार्यांतित सेलों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये हजारों वर्षों की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आया है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आया है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, पृथ्वी के अंदर क्या है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ चैप्टर का नाम है, या हमारी बदलती पृथ्वी, इस तरह का कुछ चैप्टर का नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, बी है आपका कार्यांतित सेल उच्च दाब और दाब के कारण पिघलकर द्रवित माग्मा में परिवर्तित होते हैं, तो ये भी सही है। और सी है संगमरमर एक कार्यांतित सेल है, ये भी सही है, क्योंकि जो संगमरमर है वो उसका निर्माण किससे होता है, चूना पत्थर से होता है। चूना पत्थर क्या है, एक अपसादी सेल है। ठीक है, अब देखिए ये प्रक्रिया किस तरह से होती है, देखो इसका जो ऑप्शन है वो तीनों ही सही हो जाएंगे। और एक बार मैं प्रक्रिया बता दूं जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ठीक है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, किस तरह से होते हैं ज्वालामुखी उद्गार, देखो इस तरह से। अब अंदर जो मैग्मा होता है ना जमीन में पिघली हुई अवस्था में, वो क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है इस तरह से। ठीक है, तो जब ये पिघली हुई अवस्था में निकलता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे अग्नीय सेल। ठीक है, अग्नीय सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये कुछ दिन बाद ठंडा होने के बाद ये क्या है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे अपसादी सेल। और फिर वो अपसादी सेल ताप और दाब के कारण जब पृथ्वी में दबे रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कार्यांतित सेल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अग्नि सेल का जो उदाहरण है वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट का जो काला पत्थर होता है या ग्रीन कलर का पत्थर होता है वो अग्नि सेल का उदाहरण है। ठीक है, अपसादी सेल में आपका क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, गैस मिलती है, ये जो सीएनजी गैस होती है वो मिलती है, आपका कैरोसिन ऑयल मिलता है, बहुत सारी चीजें, आपका मोम मिलता है। ठीक है, जिन पदार्थों से आपकी ये बनाई जाती है, प्लास्टिक बनाई जाती है, उस तरह के कुछ पदार्थ मिलते हैं। तो ये सब किस में मिलते हैं, अपसादी सेल में मिलते हैं। और जब अपसादी सेल बहुत सारे दिनों में ताप और दाब के कारण परिवर्तित होते हैं तो वो किसका रूप लेते हैं, वो कार्यांतित सेल का ले लेते हैं। उदाहरण आप सर्च करके देखना, नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर मैं यहाँ बताने बैठूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो कोयला है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, कोयला पेट्रोलियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो भी आपके अपसादी सेलों में आता है। जितने भी प्रकार के ईंधन है वो सारे अपसादी सेलों में आते हैं, भूलना नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सीटेट में पूछा जाए नहीं पूछा जाए, लेकिन आपका टीजीटी का जो लेवल होता है या आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है, जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।